हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 का फाइनल पार्ट कंप्लीट करेंगे। ओके, तो कल हमने जहाँ पढ़ा था उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आर्कियोलॉजिकल सोर्स, यानी पुरातत्व स्रोत। आर्कियोलॉजी इज अ स्पेशलाइज्ड साइंस डीलिंग विद द मटेरियल रिमेन ऑफ पोस्ट सिविलाइजेशन। आर्कियोलॉजी जो है वो ऐसा विज्ञान है जो अतीत के बचे हुए सामानों को, पदार्थों को स्टडी करती है। सोर्स ऑफ आर्कियोलॉजी इंक्लूड द रिमेन ऑफ बिल्डिंग, पोट्री, वेपन्स, ऑर्नामेंट एंड अदर एंटिक विच आर of immense value in the construction of socio-cultural and political history of medieval period। आर्कियोलॉजी में के अंतर्गत जो आते हैं वो है बिल्डिंग, जो बिल्डिंग के बचे हुए भाग है, पोट्री, उस समय के बर्तन, वेपन्स, औजार, ऑर्नामेंट्स, गहने एंड अदर एंटिक्स, जो कि उस समय के कल्चर को बताने में काफ़ी मुख्य भूमिका निभाते हैं। मिडिवल इंडिया के बारे में हम लोग मिडिवल इंडिया के पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि 800 से लेकर 1800 सेंचुरी तक चली थी। कोइंस हैव गिवन यूजफुल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ पॉलिटी एंड इकोनॉमी ड्यूरिंग द सल्तनत एंड द मुगल पीरियड। जो उस समय के मिले हुए सिक्के हैं, जो कोइंस है, वो भी हमें उस समय के स्टेट, उस समय के राज्य के बारे में राजनीतिक और आर्थिक इंफॉर्मेशन देते हैं कि उस समय का स्थिति कैसी थी सल्तनत और मुगल पीरियड के बारे में। ओके, नेक्स्ट एपिग्राफी सोर्स। इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन को शिलालेख बोलते हैं। पहले जब कागज का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग क्या करते थे, पिलर पे, पत्थर के पिलर पे या लोहे के पिलर पे अपने बातों को लिखवाते थे, जिसे इंस्क्रिप्शन कहा जाता था, शिलालेख। उसके स्टडी को एपिग्राफी कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। इंस्क्रिप्शन आर ऑफ ग्रेट यूज ऑफ द प्री मुगल देन फॉर द मुगल पीरियड। और इंस्क्रिप्शन का प्रयोग जो है वो प्री मुगल यानी मुगलों से पहले ज़्यादा होता था, देन फॉर द मुगल पीरियड। मुगल पीरियड में इसका इस्तेमाल इतना नहीं हुआ। The Bengal Sultanate, especially from 14th to 16th century, has been understood slowly on the basis of epigraphy source। और बंगाल सल्तनत को, जो कि 14 से लेकर 16 सेंचुरी तक था, उसके बारे में हम लोग एपिग्राफी सोर्स से अच्छी तरह समझ सकते हैं, उसे जान सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्टेक्ट विथ फॉरेनर्स। फॉरेनर्स यानी विदेशी। भारत कैसे विदेशियों के कांटेक्ट में आया, कैसे उनका संबंध बना, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ड्यूरिंग 700 to 750 AD, ए नंबर ऑफ पीपल सच एज द अरब्स, तुर्क, द मंगोल, द चाइनीज एंड द यूरोपियन कम टू द सब कॉन्टिनेंट बीइंग अट्रैक्टेड बाय इट्स वेल्थ। तो 700 से लेकर 1750 ईस्वी तक कई सारे लोग भारत आए, जिसमें अरब थे, अरब के लोग थे, तुर्क थे, मंगोल थे, चाइनीज थे, यूरोपियन थे, जो कि यहाँ के वेल्थ को देखकर अट्रैक्ट हुए, आकर्षित हुए, यहाँ के धन को देखकर। आपको मालूम है सोने की चिड़िया कहलाता था भारत, यहाँ पैसे की कमी नहीं थी, इसलिए वो यहाँ अट्रैक्ट हुए। अमोंग सच पॉलिटिकल ग्रुप वेयर अर्ली मुस्लिम इन्वेडर्स लाइक महमूद ऑफ गजनी एंड मोहम्मद गौरी। और कुछ विदेशी आक्रमणकारी भी आए, लुटेरे भी आए, जिसमें मुस्लिम इन्वेडर थे, जिसमें महमूद गजनी और मोहम्मद गौरी थे। दे वेर फॉलोड बाय अदर तुर्क हु फाउंडेड द दिल्ली सल्तनत। और उनके बाद कई सारे तुर्क आए जिन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। The Delhi Sultanate was uprooted by a new group of people from Central Asia known as मुगल। और दिल्ली सल्तनत को उखाड़ फेंका एक न्यू ग्रुप ऑफ पीपुल ने, जो सेंट्रल एशिया से आए थे,
जिन्हें मुगल कहा जाता था। हु इस्टेब्लिश द मुगल एम्पायर इन 1526 AD, और जिन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थापना की 1526 में। मुगल साम्राज्य की स्थापना आप लोग को मालूम होगा बाबर ने की थी 1526 में। बिसाइड दीज फॉरेन ग्रुप्स, इन विदेशी ग्रुपों के अलावा सम रीजनल ग्रुप्स, कुछ क्षेत्रीय ग्रुप भी थे, सच एज सिख्स, मराठास, एहम्स, जाट्स एंड कायस्थ्स also emerged during this period which were politically important in later medieval period। तो ये जो ग्रुप थे सिख के, मराठा, एहम, जाट और कायस्थ के, इन्होंने भी भारत के इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी और मध्यकालीन भारत के समय एक इम्पोर्टेंट रोल अपनाया। Let us have a close look at India during the medieval period in following chapter। और आगे के चैप्टर में हम लोग इसके बारे में विस्तार से जानेंगे और जानेंगे, करीब से जानेंगे। ओके, बाय।